डियर स्टूडेंट्स, आज हम आरबीएससी क्लास 12th बायोलॉजी में आने वाले फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए मैं लेके आया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट में प्लेसेस द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी एट अबाउट डैश मिलियन। तो साहब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा 7 मिलियन। रॉबर्ट में के एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग टोटल 7 मिलियन स्पीसीज पाई जाती है। सेकेंड नंबर है, ऑल्दो इंडिया हैज़ ओनली % ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया और इट्स शेयर ऑफ द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज एन डैश इम्प्रेसिव %। यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन कि साहब इंडिया वर्ल्ड्स लैंड एरिया का कितना % है। तो साहब इसका आंसर हो जाएगा 2.4%। जबकि ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात आती है तो पूरे वर्ल्ड के अंदर 8.1% बायोडाइवर्सिटी हमारे इंडिया में पाई जाती है। नेक्स्ट है, आवर कंट्री वन ऑफ द डैश मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यानी हमारी कंट्री कितनी मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ के अंतर्गत आती है। टॉप जो कंट्रीज़ हैं उनमें किस में आती है, तो 12 मेगा डाइवर्सिटी जो टॉप की कंट्रीज़ हैं उनमें हमारे इंडिया का एक स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस यूज्ड बाय स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट। ये रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस जो एरोप्लेन मॉडल जिसे हम कह सकते हैं, ये दिया गया था पॉल एहरलिच के द्वारा। किसके द्वारा? पॉल एहरलिच के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजॉन डैश कॉल्ड द लंग्स ऑफ द प्लेनेट। तो साहब यहाँ लंग्स ऑफ द प्लेनेट कौन कहलाएगा? अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाला जो जगह है, स्थान है, वो कौन सा है? अमेजॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश introduced into Lake Victoria in East Africa led eventually to the extinction of an ecologically unique assemblage of more than 200 species of dash in the lake। तो किसके इंट्रोडक्शन को कराया गया लेक विक्टोरिया में, जिसकी वजह से कौन सी स्पीसीज की लगभग 200 जो होती है वो स्पीसीज क्या हो गई? एक्सटिंक्ट हो गई। तो साहब यहाँ आंसर आएगा नाइल पर्क। नाइल पर्क जो होती है इसका इंट्रोडक्शन नाइल नदी से जो था, नाइल रिवर से कहाँ पे कराया गया था? लेक विक्टोरिया में। जिसकी वजह से सिचलिड फिशेस की जो है 200 स्पीसीज क्या हो गई? वहाँ से एक्सटिंक्ट हो गई थी। नेक्स्ट है, द टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स इन द वर्ल्ड टू। तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 34 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हैं। इंडिया नाउ हैज़ डैश बायोस्फीयर रिजर्व्स। टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो साहब इसका आंसर हो जाएगा 14। फिर नेक्स्ट है, टोटल नेशनल पार्क्स कितने हैं? तो नेशनल पार्क्स की बात करें तो कितने हो जाएंगे साहब? 90। और साहब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अगर अपन बात करते हैं। फिर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 9, डैश आर फाउंड इन खासी एंड जैंतिया हिल्स इन मेघालय। तो सेक्रेड ग्रूव्स, इसका आंसर हो जाएगा सेक्रेड ग्रूव्स। पवित्र उपवन जिनको हम कहते हैं, तो खासी एंड जैंतिया हिल्स जो मेघालय के अंदर है, उन्हें हम एक तरह से पवित्र उपवन की जगह कह सकते हैं, सेक्रेड ग्रूव्स के एरिया को कह सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10,
डैश हेल्ड इन रियो डी जेनेरो इन 1992। रियो डी जेनेरो के अंदर क्या चीज़ हुई थी साहब 1992 के अंदर? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थ समिट, यानी पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। अर्थ समिट 1992 रियो डी जेनेरो ब्राज़ील। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, दी वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन 2002 इन। भाई साहब विश्व सम्मेलन जो 2002 में हुआ था 2002 के अंदर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, वो कहाँ हुआ? तो साहब ये हुआ अपने जोहान्सबर्ग। कहाँ हुआ साहब? जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग जोहान्सबर्ग कहाँ पे आता है? साउथ अफ्रीका में। कहाँ आता है? साउथ अफ्रीका में। ठीक है साहब, तो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड समिट हुआ। कब हुआ? 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द कैपेसिटी टू जनरेट ए होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल या एक्स प्लांट इज कॉल्ड। अगर किसी एक सेल से, इसको हम टिश्यू ऑर्गन कह दें या एक्स प्लांट कह दें, तो साहब उससे अगर पूरे होल प्लांट का फॉर्मेशन हो जाए तो हम इसकी इस कैपेबिलिटी को, इसकी कैपेसिटी को क्या कहते हैं साहब? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे हम कहते हैं टोटी पोटेंसी। टोटी पोटेंसी कहते हैं साहब, टोटी पोटेंसी। फिर नेक्स्ट है, द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड। साहब टिश्यू कल्चर मेथड के द्वारा लेबोरेटरी के अंदर जब हम थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स का फॉर्मेशन करते हैं तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन याद कर लीजिए, माइक्रो प्रोपेगेशन। फिर नेक्स्ट है, ऑल्दो द प्लांट इज इन्फेक्टेड विथ ए वायरस डैश इज फ्री ऑफ वायरस। वैसे देखा जाए तो अगर किसी प्लांट को कोई वायरस इन्फेक्ट करता है तो प्लांट का कौन सा पार्ट वायरस फ्री रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरिस्टेम। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं या मेरिस्टेम पार्ट होता है, क्योंकि वो हमेशा डिविजिबल होता है। डिविजिबल होने के कारण से वायरस उसको इन्फेक्ट नहीं कर पाता है। मेरिस्टेम के अंदर भी जैसे एपिकल मेरिस्टेम, एक्सिलरी मेरिस्टेम पार्ट। फिर नेक्स्ट है, द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज हो जाएगा हिंद सेकेंड। क्या हो जाएगा साहब? हिंद सेकेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय डैश एंड डैश इन 1972। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेनले कोहेन। स्टेनले कोहेन। कोहेन एंड एक और साइंटिस्ट है साहब, हर्बर्ट बोयर। क्या नाम है साहब? हर्बर्ट बोयर। ठीक है, तो ये याद कर लेना, स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने 1972 में फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन किया। और आपको मालूम होना चाहिए उन्होंने जो नेटिव प्लाज्मिड लिया था वो किससे लिया था? साल्मोनेला टाइफीमोरियम से। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। द डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय ए टेक्निक नोन एज। डीएनए फ्रेगमेंट को जो सेपरेट करने की टेक्निक है उसे हम क्या कहते हैं? जाने पहचाने सी टेक्निक है साहब, क्या नाम हो जाएगा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इससे एक बार पढ़ते हैं, द डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय ए टेक्निक नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, the separated bands of DNA are cut out from the agar gel and extracted from the gel piece. This step is known as। भाई एगारो जेल जो होता है
है ना, उससे हम जब डीएनए को सेपरेट आउट करते हैं तो इस स्टेप को हम किस नाम से जानते हैं साहब? तो इसका क्या नाम हो जाएगा साहब? एल्यूशन। क्या कहते हैं इसको? एल्यूशन कहते हैं, याद कर लो, एल्यूशन। The separated bands of DNA are cut out from the agar gel and extracted from the gel piece. This step is known as elution. आपको मालूम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तो क्या होता है साहब? इसके अंदर हम लोग डीएनए को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड चार्ज। अब इसमें सेपरेट करने की जो मेथड है उसको एगारो जेल से अलग करने की, उसे हम क्या बोलते हैं साहब? एल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। The tumor inducing यानी TI plasmid of DAS has now been modified into a cloning vector। जो ये ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है वो किसका है साहब? इसका आंसर हो जाएगा, ये किस बैक्टीरिया से निकाला गया है? ट्यूमर इंड्यूसिंग एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्यूमर इन प्लांट। ट्यूमीफेसियन है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस है ना, हैज नाउ बीन मॉडिफाइड इनटू ए क्लोनिंग वेक्टर प्लांट के अंदर। नेक्स्ट है डीएनए दैट सेपरेट्स आउट कैन बी रिमूव्ड बाय। डीएनए जो सेपरेट किए जाते हैं ना, उनको रिमूव करने की जो टेक्निक होती है उसे हम क्या बोलते हैं साहब? उसे बोलते हैं स्पूलिंग। इसका एक बढ़िया डायग्राम भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। स्पूलिंग मेथड चिल्ड एथेनॉल का इससे पहले यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। किसका यूज करते हैं भाई? तो साहब यहाँ पे हो जाएगा फर्मेंटर्स। आंसर हो जाएगा फर्मेंटर्स का यूज करेंगे साहब, फर्मेंटर्स का यूज करते हैं। लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए हम किसका यूज करते हैं? फर्मेंटर्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश यूज्ड फॉर ब्रीवर्स ईस्ट एंड एज वेल एज बेकर्स ईस्ट। ब्रीवर्स ईस्ट का मतलब होता है जैसे अल्कोहल वगैरह के प्रोडक्शन के लिए जिस ईस्ट का यूज करते हैं। बेकर्स ईस्ट यानी कि जिस ब्रेड वगैरह का फॉर्मेशन करने के लिए जिसका यूज करते हैं, तो वो ईस्ट कौन सी है? सैकेरोमाइसीस। क्या नाम है साहब? सैकेरोमाइसीस सेरेवेसी याद कर लो, है ना। दो ये क्या कहलाते हैं? ब्रीवर्स ईस्ट एज वेल एज बेकर्स ईस्ट। एकदम शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके सामने। नेक्स्ट चलते हैं। डैश चेन एंड फ्लोरे वर अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1945 फॉर द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स। भाई चेन एंड फ्लोरे के साथ किसको जो होता है एंटीबायोटिक की डिस्कवरी के लिए जो था नोबेल प्राइज मिला था 1945 में? तो साहब यहाँ आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग। क्या आंसर हो जाएगा साहब? फ्लेमिंग, जिन्होंने पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन नामक जो होती है एंटीबायोटिक को सबसे पहले डिस्कवर किया था 28 सितंबर 1928 को। फिर नेक्स्ट आते हैं डैश दैट इज यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस। अरे साहब इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का काम एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट के अंदर कौन कम करता है साहब? तो उसका आंसर हो जाएगा साइक्लोस्पोरिन ए। और ये किस फंगस से प्राप्त हुआ है? ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम से। ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम से
ये प्राप्त होता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से प्राप्त होता है। बोलिए साहब, वापस से एक बार और देखते हैं। शानदार क्वेश्चन है कि सब डैश दैट इज यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस। साहब साइक्लोस्पोरिन ए याद कर लो। और साहब ये किस फंगस से प्राप्त होता है? ये किस फंगस से प्राप्त हुआ साहब? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टेटिन resembles dash that is competitive inhibitor of HMG coenzyme A reductase। स्टेटिन किससे अपने आप को रिजेंबल्स करता है, समानता दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मीवोलोनेट। किससे? मीवोलोनेट से जो होता है अपने आप को रिजेंबल करता है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाओ। डैश इज यूज्ड फॉर, अच्छा ये तो कर लिया अपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। डैश रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वर ऑक्सीडाइज्ड बाय बैक्टीरिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये किसकी डेफिनेशन हो गई? एक तरह से बीओडी। किसकी है बेटा? बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये किसको रेफर करता है? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। याद रखना, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वर ऑक्सीडाइज्ड बाय बैक्टीरिया। भाई बैक्टीरिया को जो होता है कंजम्पशन के लिए, ऑर्गेनिक मैटर के कंजम्पशन के लिए जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, 1 लीटर यहाँ पे पैमाना दिया हुआ है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बीओडी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाओ साहब। नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हैज़ इनिशिएटेड डैश एंड डैश टू सेव दीज मेजर रिवर्स ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम पॉल्यूशन। पॉल्यूशन से बचाने के लिए हमारी जो ये मिनिस्ट्री है एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की, उन्होंने कौन कौन से क्या प्लान लेके आए हैं? ये चीज़ पूछ रहा है ये। तो साहब एक हो जाएगा गंगा एक्शन प्लान। पहले में क्या आ जाएगा? गंगा, है ना, एक्शन प्लान। और दूसरा क्या हो जाएगा? यमुना एक्शन प्लान। यमुना एक्शन प्लान, एक गंगा एक्शन प्लान और एक हो जाएगा यमुना। पूरा लिखना पड़ेगा आपको, गंगा एक्शन प्लान और एक हो जाएगा यमुना एक्शन प्लान। नेक्स्ट हो जाएगा द मेजोरिटी ऑफ बैक्यूलोवायरसेस यूज्ड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स आर इन द जीनस। ये साथ जो बैक्यूलोवायरस है, जो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स का काम कर रहा है, इसका जीनस क्या है ऐसा? तो इसका जीनस है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। न्यूक्लियो पॉली हेड्रो, है ना, वायरस। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। मैं वापस से बोलूँगा, इसका क्या नाम है साहब? न्यूक्लियो पॉली हेड्रो वायरस। इसका जीनस क्या है? न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। नेक्स्ट है डैश आर ऑर्गेनिज्म दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। साहब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ाने का काम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं बायो फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट आ जाओ। डैश एंड डैश बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वाइल फ्री लिविंग इन द सॉइल। कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जो फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन करने का काम करते हैं, जो एक तरह से फ्री लिविंग है इन द सॉइल? वो है साहब, 2 एग्जांपल याद कर लेंगे आप। एक तरह से ये भी बायो फर्टिलाइजर का ही काम करते हैं। एक हो जाएगा एजोस्पाइरिलम। क्या नाम हो जाएगा? एजोस्पाइरिलम। और दूसरा आंसर हो जाएगा एजोटोबैक्टर। ठीक है साहब, एजोटोबैक्टर। एक हो जाएगा एजोस्पाइरिलम और दूसरा हो जाएगा एजोटोबैक्टर।
आ जाओ साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माल्ट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट डैश परसेंटेज ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। माल्ट का फुल फॉर्म क्या होता है साहब? म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। अब ये कितना परसेंट रखता है साहब लिम्फोइड टिश्यू का इन ह्यूमन बॉडी? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो बोर्ड में आया हुआ भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा साहब 50%। कितना हो जाएगा? 50%। 50% माल्ट रखता है साहब म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर डैश एंड डैश। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? बोन मेरो, बोन मेरो एंड थाइमस, बोन मेरो एंड थाइमस। एक बोन मेरो है और एक दूसरा कौन है? थाइमस। याद कर लो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? बोन मेरो एंड थाइमस। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक डैश एंड डैश फ्रॉम द मास्ट सेल्स। एलर्जी के समय कौन से केमिकल्स जो होते हैं वो मास्ट सेल्स से ज़्यादा सीक्रेट होते हैं साहब, है ना? तो साहब जिसका लेवल एकदम बढ़ जाता है तो हिस्टामीन एंड सीरोटोनिन। क्या हो जाएगा साहब इसका आंसर? हिस्टामीन, हिस्टामीन एंड सीरोटोनिन, सीरोटोनिन, हिस्टामीन एंड सीरोटोनिन। तो हिस्टामिन और जो सीरोटोनिन है इनका लेवल अचानक से क्या हो जाता है? एलर्जी के दौरान बढ़ जाता है, इसलिए एंटी हिस्टामिन दवाई के रूप में दी जाती है। आओ नेक्स्ट बात करते हैं। द येलोइश फ्लूइड secreted by mother during the initial days of lactation has abundant antibodies IgA to protect the infant। अरे साहब जो येलोइश फ्लूइड होता है, जो फर्स्ट जिसको हम मिल्क कहते हैं, उसका नाम क्या होता है? कोलोस्ट्रम। क्या नाम होता है? कोलोस्ट्रम। और जिसके अंदर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि साहब इसमें IgA एंटीबॉडी होती है। एक ट्रिक याद रखना बेटा, MA में PG किया, MA में PG किया, PG किया तो कैसे याद करोगे? तो मिल्क के अंदर तो कौन सा होता है साहब? IgA। और प्लेसेंटा में कौन सा होता है? IgG एंटीबॉडी होती है जो उसके बच्चे को मदर से प्राप्त होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। यानी हमारे ही सैनिक हमारा ही नुकसान कर दे तो हम उसे क्या बोलेंगे साहब? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। यानी हमारी ही WBC अगर हमारे ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करने पे आ जाए तो हम उस बीमारी को क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। उसका एक बेस्ट एग्जांपल क्या है साहब? र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, आर्थराइटिस आ जाएगी साहब, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। आ जाओ साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रेट प्रोटीन्स कॉल्ड। बिल्कुल साहब शानदार क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन कि साहब वायरस इन्फेक्टेड जो सेल्स होती हैं वो किस प्रोटीन्स का सिक्रेशन करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरफेरॉन। क्या हो जाएगा साहब? इंटरफेरॉन्स। ये इंटरफेरॉन्स जो होती है ये वायरस के फर्दर जो होता है इन्फेक्शन को रोकने का काम करती है, उसके फर्दर डेवलपमेंट को रोकने का काम करती है ताकि वो जो नॉन अफेक्टेड सेल्स हैं उन तक वो वायरस नहीं पहुंच पाए। तो ये कौन है साहब? ऐसा इंटरफेरॉन है जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के द्वारा सिक्रेट होती है और जो नॉन अफेक्टेड सेल्स है उनको बचाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइफाइड फीवर कुड बी कन्फर्म्ड बाय। ये पूछ रहा है आपसे कि टाइफाइड फीवर जो होता है वो किसके द्वारा कन्फर्म्ड होता है, किस टेस्ट के द्वारा? तो साहब इसका आंसर हो जाएगा विडाल टेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधी बात नो बकवास। विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट के द्वारा
कंफर्म होता है। कौन सा टेस्ट बेटा, कौन सा ये किसका है, किस बीमारी के लिए है? टाइफाइड के लिए। नेक्स्ट, डैश एक्ट लाइक HIV फैक्ट्री। HIV फैक्ट्री का काम कौन सी सेल्स करती है साहब? मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस। यही तो खास बात है साहब, तभी तो HIV खतरनाक है, क्योंकि ये जो हमारे जो सैनिक हैं उनको ही जो होता है यूज करना शुरू कर देती है, और अपनी ग्रोथ के लिए। किसके लिए? अपनी ग्रोथ के लिए। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? HIV फैक्ट्री। ये जो वायरस बड़ा खतरनाक है साहब, ये हमारे ही जो सैनिक हैं, हमारे जो आर्मी सेल्स हैं, हमारे जो मैक्रोफेजेस सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स है ना, मोनोसाइट्स, इन सब का यूज करना शुरू कर देगी खुद के ग्रोथ के लिए। तो यह आंसर हो जाएगा मैक्रोफेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ए वाइडली यूज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स इज, एकदम शानदार। एड्स के लिए कौन सा टेस्ट सबसे ज़्यादा खास है भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा एलाइजा टेस्ट। क्या हो जाएगा बेटा के? एलाइजा। एलाइजा का पूरा नाम पता है ना? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। कैसे? ऐसे साहब कि एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। ये है एड्स का टेस्ट है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने? हेरोइन कॉमनली कॉल्ड स्मेक इज केमिकली। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आया हुआ भी है। तो हेरोइन कॉमनली कॉल्ड स्मेक इज केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन। क्या होता है साहब केमिकली? क्या होता है? डाई एसिटाइल मॉर्फिन, मॉर्फिन। ठीक है साहब, हेरोइन कॉमनली कॉल्ड स्मेक इज केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन। डैश इफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग्स या एल्कोहल इज एब्रप्टली डिसकंटिन्यूड। अगर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन अगर ड्रग्स को लगातार ले रहा है या एल्कोहल को लगातार ले रहा है और उसको अगर थोड़े दिन के लिए रोक दिया जाए, उसको एल्कोहल लेने से रोक दिया जाए, ड्रग्स लेने से रोक दिया जाए, तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आपको नज़र आएंगे। जो किसके सिम्टम्स हैं? वो है साहब विड्रोवल सिंड्रोम। किसके हैं? विड्रोवल, विड्रोवल सिंड्रोम, विड्रोवल सिंड्रोम के लक्षण हैं। विड्रोवल सिंड्रोम। भाई किसी चीज़ को त्याग देगा तो जब रेगुलर ले रहा था तो उसके अंदर बेचैनी वगैरह आना शुरू हो जाएगी ना। तो साहब यही बात कहना चाह रहा है। इस सिंड्रोम को हम क्या बोलते हैं? विड्रोवल सिंड्रोम। एंजाइटी होना शुरू हो जाएगा, है ना, हाथ का कंपाने लग जाएगा, पसीना छूट जाएगा भाई, बेचैनी हो, रात को नींद नहीं आएगी, उसको शरीर, उसके जो रिसेप्टर्स हैं ब्रेन के, वो उस ड्रग्स को प्राप्त करने का उसको बार बार जो होता है उसके मन में आएगा। तो इस सिम्टम्स को हम क्या कहते हैं? इस जो सिम्टम्स को जो नज़र आने वाली इस बीमारी को हम क्या कहते हैं? विड्रोवल सिंड्रोम। आ जाओ साहब नेक्स्ट। ए सब्सटेंस कॉल्ड द डैश इज फाउंड इन द आउटर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन विच इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड हाईली रेजिस्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साहब, सबको मालूम ही है। स्पोरोपोलेनिन। क्या नाम है? स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन। बोलो क्या नाम है? स्पोरोपोलेनिन, जो एक्साइन लेयर में पाई जाती है साहब, हाईली रेजिस्टेंट। इस पे एसिड बेस टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए तो साहब पोलन जर्मिनेशन के दौरान पोलन ट्यूब को जर्म पोर से निकलना पड़ता है, जहां पर स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता है साहब। एप्पल इज ए डैश फ्रूट। कौन सा फ्रूट है? फॉल्स फ्रूट है कि ट्रू फ्रूट है कि पार्थेनोकार्पिक है? कैसा है एप्पल? तो एप्पल है साहब फॉल्स फ्रूट। क्यों बोलते हैं इसको फॉल्स? क्यों बोलते हैं इसको झूठा? झूठा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ओवेरी से डेवलप नहीं होता है, बल्कि फ्लावर के अनदर पार्ट, जैसे कि साहब ये किससे डेवलप होता है? थैलेमस से। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश हार्मोन्स
स्टिमुलेट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन। पार्चुरेशन किसे बोलते हैं? चाइल्ड बर्थ प्रोसेस को बोलते हैं। तो साहब उस दौरान यूटेराइन में कॉन्ट्रैक्शन आता है, मायोमेट्रियम पे जो इफेक्ट डालता है वो कौन सा हार्मोन्स है? तो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। क्या नाम है साहब? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जिसे हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं साहब? बर्थ हार्मोन। और लैक्टेशन के समय मिल्क इंजेक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है? ऑक्सीटोसिन। लेकिन मिल्क फॉर्मेशन के लिए कौन जिम्मेदार है? प्रोलैक्टिन। ठीक है साहब, ध्यान रखना इसको। तो ऑक्सीटोसिन को हम क्या बोलते हैं? बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। और इसका कारण क्या है? क्योंकि ये हार्मोन स्टिमुलेट करता है किसको बेटा? कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। menstruation for the first time in a female human known as मिनार्के। मिनार्के कहते हैं या मिनार्के दो आप, है ना? मिनार्की, मिनार्की, मिनार्की या मिनार्क कह दो, है ना? जो शुरुआत में जो एडल्ट स्टेज के अंदर, है ना, जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? मिनार्की। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल एक एज के बाद जब बंद हो जाती है फीमेल में तो उसे हम उस उसको हम क्या कहते हैं? मीनोपोज। क्या कहते हैं? मीनोपोज। तो स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल तो कहलाता है मिनार्के, लेकिन क्लोजिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या कहलाता है? मीनोपोज इन फीमेल ह्यूमन। आ जाओ साहब नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश फंक्शन एज ए स्टार्ट कोडोन या इनिशिएशन कोडोन। तो साहब यहाँ पे हो जाएगा आंसर AUG। क्या हो जाएगा? AUG। AUG किसकी तरह काम करता है? इनिशिएशन कोडोन, यानी प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है वो स्टार्ट होती है, वो किस कोडोन से होती है? AUG। जो किसको कोड करता है साहब? मीथियोनिन को। किसको कोड करता है? मीथियोनिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर जॉइंट टुगेदर बाय एन एंजाइम। तो साहब ज्वाइन करने का काम तो हमारा कौन सा एंजाइम करेगा? डीएनए। डीएनए लाइगेज। कौन करेगा साहब? आपके डीएनए लाइगेज। लिंक करने का काम कौन करेगा? डीएनए लाइगेज। आ जाओ साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लाइटली स्टेन्ड एरियाज इन ए टिपिकल न्यूक्लियस आर कोल्ड। लाइटली जो हल्के रूप से स्टेन्ड होते हैं और जो ट्रांसक्रिप्शनली क्या होंगे साहब? एक्टिव होंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उनका हम कहेंगे साहब यूक्रोमेटिन। क्या कहते हैं? यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन। लेकिन जस्ट इसका उल्टा पूछ ले तो जो लाइटली स्टेंड नहीं होकर के जो टाइटली स्टेंड होते हैं, है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। जो ट्रांसक्रिप्शनली क्या होते हैं साहब? इनएक्टिव होते हैं। और ये ट्रांसक्रिप्शनली क्या है? एक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। लाइफ अपियर्ड डैश मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। तो साहब एक सवाल देखो आप कि फॉर्मेशन ऑफ अर्थ के बाद कब लाइफ अपियर्ड हुई? तो साहब इसका आंसर होगा 500 मिलियन। क्या हो जाएगा? 500। ये मिलियन तो लिखा हुआ ही है। 500 मिलियन ईयर्स के बाद। 5 मिलियन ईयर्स कब? जब अर्थ का क्या हो चुका था? ओरिजिन, है ना? फॉर्मेशन ऑफ अर्थ हो चुका था। फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, ओरिजिन भी नहीं, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ की बात करें तो साहब उसके कितने साल के बाद? 500 मिलियन के बाद लाइफ अपीयर्ड हुआ। और वैसे देखा जाए तो अगर हम बात करें तो अर्थ की ओरिजिन की, तो आज से कितने साल पहले की बात की जाए तो 4.5 जो होता है बिलियन ईयर्स एगो। 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। लेकिन जो लाइफ ओरिजिन हुई आज से अगर देख लें, प्रेजेंट से समझे अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो कितना होगा साहब? 4 बिलियन ईयर्स एगो। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन ए गिवन जोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरियाज ऑफ ज्योग्राफी हैबिटेट इज कॉल्ड। इसे हम क्या कहेंगे? एडेप्टिव रेडिएशन। क्या कहते हैं इसे? एडेप्टिव एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन।
यानी प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन का, जिसमें डिफरेंट स्पीसीज जो होती है इन ए गिवन ज्योग्राफिकल एरिया, वो स्टार्ट हो जाती है दूसरी जगह जाने के लिए, जहाँ जहाँ उसको अपना हैबिटेट मिलता है, तो वो वहाँ के अनुसार अपने आप को एडेप्ट कर लेती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एडेप्टिव रेडिएशन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? डार्विन फिंचेस। क्या है? डार्विन फिंचेस। तो इस तरह से हमने आज 50 क्वेश्चंस जो होते हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स के किए हैं। उम्मीद है कि आपकी बहुत ही शानदार प्रैक्टिस हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कम से कम लाइक करें और आगे इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से मेहनत करते रहें और जुड़े रहें। धन्यवाद।